बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। मेरी तरफ से, मेरे दिल की गहराइयों से आपके लिए सेहत व सलामती, रिज्क, इज्जत और तमानीत कल्ब व नजर की ढेरों दुआएं। आज जुमे की सुबह 19 जून है और मैं 3 मौजूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। पहला मौजू मेरा होगा अदालतें और इमरान खान। मेरा दूसरा मौजू होगा आजाद कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल और इस सूरत हाल के दूररस असरात और उन असरात की कोख से मुमकिन तौर पर बरामद होने वाले नताइज। और मेरा तीसरा मौजू होगा कि कुछ दोस्तों ने ये समझ रखा है कि शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ समझौता तय पा गया है। मैं पूरे तयक्कुन से कहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूं कि ये समझौता कोई नहीं हुआ। जो मैं देख रहा हूं दीवार की उस तरफ, हाँ एक काम हुआ है कि दौड़ लगाई है, ट्रंप ने अपनी जान छुड़वाई है, जिन्होंने पंजाबी के अंदर अपनी चुंड छड़ा के नसे है। वो 14 के 14 नुकात, वो शिक्के मैं आपके सामने रख चुका हूं और उनकी तशरीह और ताबीर भी कर चुका और मजबूरी तौर पर जो मैंने नतीजा निकाला था वो आपको दे चुका हूं कि ये MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद शुरू होंगे मुज़ाकरात और फिर वो मुज़ाकरात जब होंगे मैं आज ही आपको बता देता हूं कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन ये सबसे आखिर में आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान के आज आपने सुना मुकला से जी, बस जी मुकदमा तो लग गया। जब वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं नाज़रीन कराम, मेरे दिल पे आहरे चलते हैं। या तो फिर ये है कि मुझे गैब का इल्म है कि मुझे पता है कि ये क्या होगा, या उन्हें भी पता है और तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं ताकि उनका काम भी चलता रहे, कारोबार भी चलता रहे, उनका टौर ट्राबा भी चलता रहे। इमरान खान की बहनें बेचारी आगे पीछे उनके फिरती रहे, उनके मुंह देखती रहे, क्योंकि वो कोई बैरिस्टर तो नहीं है, वो वकील तो नहीं है, वो कानून तो नहीं समझती। उन्हें तो सिर्फ इतना इल्म है कि ये अलकादर ट्रस्ट में जमानत हो जाए तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। नाज़रीन इकराम, मैं पहले भी आपसे कह चुका और मैंने पैगाम पहुंचाया है, कोशिश की है, पहुंच जाएगा पैगाम। मैंने वो पूरी सूरत हाल उन्हें लिख कर भेज दी। जो लिखा है वो जरा सुन ले कि अगर आपके मेरी बहनों जहन में ये ख्याल है कि ये कोई अदालत इमरान खान को छोड़ेगी तो आप अपने जहन से ये ख्याल निकाल दें। ये आपको सलमान सफदर, ये लतीफ खोसा, ये सलमान अकरम राजा, ये बाकी जो भी वकला फिरते हैं आपके आसपास, अगर वो आपको कहेंगे नहीं जी हो सकता है, बस थोड़ा सा दबाव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। दबाव नहीं, जब तक दबाव की वो कैफियत नहीं पैदा होगी तो वो जो मैंने कहा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह जाए, लोग निकल आए बाहर कि ये नहीं चलने देंगे। एनफ इज एनफ। अडियाला के बाहर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। 10,000 नहीं 20,000 आना चाहिए, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो और वहां भी 10,000 लोग आ जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूं। नाज़रीन इकराम, हाई कोर्ट में 10,000 लोग आ जाएंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनकी नफरी आके रोक लेगी, आएंगे चले जाएंगे। असल मामला ये है कि समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये अदालतों के अंदर बैठे हुए लोग लाए ही इसलिए गए कि वो किसी भी बेशर्मी की हद तक जाकर इमरान खान के बाहर आने का रास्ता रोक के रखे। अब देखिए, एक मामूली सी दरख्वास्त जो 10 मिनट में निपटाई जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट में वो था क्या कि हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। एक मामूली सा मसला है नाज़रीन इकराम, और इतनी लानत ज़दा है ये जुडिशरी, शर्मो हया से इतने आरी हैं इन अदालतों में बैठे हुए जजेस, जिन्हें जजेस कहते हुए मजाक किरकिरा होता है कि वो कह दिया चूंकि छुट्टियां चल रही हैं जी तो वो 3 हफ्ते के बाद आप आ जाइएगा। और क्या कहूँ, ये पाकिस्तान रहने के काबिल रह गया हुआ है। या तो सर टकरा देना चाहिए दीवारों के साथ, गिरेबान चाक करके निकल आना चाहिए, इनके घरों की तरफ, इनके दफ्तरों की तरफ, इनके ठिकानों की तरफ मुंह कर लेना चाहिए, मारो भी गोली। ये जिंदगी हमें कबूल नहीं है। नाज़रीन इकराम, देखिए कि जो भी जेल में शख्स बंद है उसके मुकदमे की पैरवी के लिए वकील को जरूरत होती है कि वकालतनामे पे सिग्नेचर हो। वकालतनामे पे सिग्नेचर कौन करेगा? वो जिस पर कोई इल्जाम है, जो जेल में। इसका आसान सा तरीका ये है, सारे ऐसे करते हैं जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं। वो सुबह 9 बजे जाते हैं, एक टेबल बाहर बिछा होता है, वहां जाकर वो दे देते हैं, ये जी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे अंदर चले जाते हैं, जिस जिसका होता है उससे साइन करवा के, अंगूठे लगवा के, मोहर लगा के वो दे देते हैं। कचहरी से एक बंदा जाता है जो तमाम वकीलों को लाकर देता है, वकील उन्हें 100-100 रुपया दे देते हैं। ये एक सीधा सादा सा, और यहां भी 2-2 महीने वकालतनामा साइन नहीं होने देते। और जब आप अदालत में जाते हो, हाई कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में जाकर इतना छोटा मसला पेश करते हैं, उसमें भी वो आयशा शुरू कर देते हैं। अलकादर ट्रस्ट में वो सजा कंफर्म कर देंगे, मुग्गी गल, फिर बाकी क्या रह जाएगा? वो जाएगी सजा आगे आईनी अदालत में। अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, आईनी अदालत में जाएगी। वहां अमीनुद्दीन बैठा हुआ है, वो कलम पकड़ेगा, उसे
मोहर तस्दीक ثبت कर देगा और वो 10 साल तक पड़े हुए। मैंने तो आपको हमेशा बताया है, मैंने ये भी आपसे कहा है नाज़रीन किराम, जरा याद कीजिए, मैंने कहा है आपको साल पहले कहा है कि अगर फर्ज कर ले कि सारे जजेस बगावत कर दे, चूंकि उस वक्त मुझे जजेस के अंदर बगावत का इल्म था, अंदर की खबर थी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हाई कोर्ट के जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनके जरिए पता चलता रहा है कि आधे जजेस इस तरफ हो गए, आधे जजेस उस तरफ हो गए। और मैंने उस वक्त भी कहा था और उन्हें भी कहा था कि अगर आपने जमानत ले ली, मुझे पता है ना ये चाहते क्या है, तो ये मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे, फिर इनके पास और केस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और फिर बताता हूं। और मैंने ये लिखकर भेज भी दिया है अली महान साहबा को, बहन अपनी को। मैंने लिखा कि अगर आपके ये जहन में ख्याल है कि ये अल कादर ट्रस्ट में जमानत हो जाएगी, जो होगी कोई नहीं, वो तो कह दिया उन्होंने। और मैंने ये भी लिख दिया है कि अगर आपका ये 1% भी आपको उम्मीद है कि इमरान खान को ये बरी कर देगा सुप्रीम कोर्ट, यहां तो कंफर्म समझे ना, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। चले ऐसे आजिए कि अगर उनके जहन में है कि शायद डोगर, सवाल ही पैदा नहीं होगा, डोगर तो मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, जज थोड़ा है वो, पावलिस है, चोर चक्का पॉकेटमार आया ही इसलिए है वो। अब आगे बैठा हुआ है अमीनुद्दीन, वो उस पर मोहर तस्दीक ثبت कर देगा। मैंने लिखा है, पैगाम भेजा है, मैंने कहा फर्ज कर ले कि सुप्रीम कोर्ट जिससे आपको उम्मीद है वो बरी कर दे, अब तो जरूरत को नहीं, मैंने कहा फर्ज कुछ भी किया जा सकता है। तो बहुत से मुकदमा पड़े हुए हैं अभी तो 9 मई का जो सारा ड्रामा इन्होंने खुद करवाया, उसमें मेन मुलजम बनाया हुआ है इमरान खान को। फिर ये फैसला ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, आईनी अदालत से, कि फौज किसी शख्स का भी ट्रायल फौजी अदालत में कर सकती है। तो रास्ता तो मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी कभी सुन लिया करें, तारीख को भी आप जानने की कोशिश किया करें कि जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा जब चला गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो जनरल ज़ियाउल हक को खबर मिली कि जजेस की अक्सरियत जो है ये सजाए मौत बहाल नहीं रखना चाहती। तो ये मैं अपने इल्म की और खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ, बराह रास्त खबर की बुनियाद पर। तफसील मत पूछिए, वक्त जाया होगा। जनरल ज़ियाउल हक के नुमाइंदों ने जाकर कहा एक एक जज के घर बैठ के, देखो फर्ज करो कि आप हमारे साथ ये बदमाशी कर भी जाते हो, क्या फैसला दे देते हो कि नहीं जी सजाए मौत नहीं, कंफर्म नहीं करते आप सजाए मौत, तो हमने तो सजाए मौत देनी है, हम तो पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में भी उसे सजाए मौत दे देंगे, हमारे पास सबूत मौजूद है। तो अगर वो काम जो आपको करना चाहिए हमें करना पड़ा, तो फिर आपका वो अंजाम करेंगे कि आसमान भी कपकपाएगा और जमीन भी लरज के रह जाएगी। तो जान की अमान पाई उन्होंने, आफियत कुशी को तरजीह दी और जुल्फिकार भुट्टो को सजाए मौत दे दी, फांसी पे चढ़ा दिया गया। वो देखिए इस वक्त तक, कल को, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि कोई तरीका कर निकाले, कोई थोड़ी सी नरमी, इमरान खान जितनी नरमी जायज है, उससे आगे तो मैं भी दुआ करूंगा अल्लाह करे कभी नरमी ना करे। ये तो बाल आसम मुनीर की कोर्ट में है कि वो फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ नेशन कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करे। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल पहले कह दिया था कि अगर कोई बंदा ये तसव्वुर करे कि अदालतों के जरिए से इमरान खान को रिहाई नसीब हो जाएगी, तो वो कोई नहीं हो। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जजेस ने बगावत वाले सारे निकाल दिए ना, किसी पे इल्जाम लगा दिया, किसी ने घर कहां से लिया है, इसने भैंस कहां से ली है, इसने गाड़ी कहां से ली है, इसके बेटे के पास गाड़ी कहां से आई, फिर साथ की खबरें आ गई, फलां जगह करप्शन, फलां जगह करप्शन, और करप्शन पे निकाल के जजेस फारग, किसी की डिग्री जो है वो जली है, किसी को वैसे का इंसान दा पुत्र बन, चल निकल जा रिजाइन दे के, लोग चले गए अपनी इज्जत बचा के। अब ये गंद कूड़ा क्रिकेट रह गया है, इनसे क्या तवक्को करनी है आपको। अदालत के जरिए कतई तौर पे कोई रिहाई के इम्कान नहीं। मैं पहले भी हजारों दफा कह चुका हूँ, सैकड़ों दफा तो कह चुका हूँ कि अदालतों का बाइकाट कर, और मैं ये भी कह चुका हूँ कि अगर अदालतों का बाइकाट कर दिया गया, अगर ऐलान कर दिया कि जनाब जाओ जो होंदा जे कर लो इमरान खान दा, अल्लाह जाने ते तुसी जानो ते अवाम जाने, इनके हाथ पांव फूल जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। मुलाकात भी खोलेंगे, इलाज भी करवाएंगे, मिन्नतें भी करेंगे, ये जरा करके तो देखिए। और बाहर एहतजाज शुरू करते, वकला एहतजाज शुरू कर, जनाजे बना के अदालतों के बाइक चक्कर लगाया करें, एक जिसपे किराए पे मिलती है, जिसपे मुर्दे को डाल के ले जाते हैं, मरहूम किसी को, सफेद कपड़ा डाले, अदालत का ऊपर वो लगाए प्ले कार्ड कि मैयत जा रही है जी। 101 तरीका है तहरीक चलाने का, लोगों की तवज्जो मबजूल करने का। और जब ये कुछ करते ही नहीं तो अवाम क्या करे, किधर जाए। ये तो ऐसे ही है कि सहरा में आप किसी की जाके आंखें बांध दे और उसे पता भी ना हो सहरा है, अब छोड़ दे उसे, चल भी जा, कर दा रास्ता लब। और इससे भी ज्यादा मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनका तजर्बा नहीं, जो सिर्फ इश्क अपने सीनों में लेकर बैठे, एक जिद लेकर बैठे हैं बनाकर इमरान खान को अपनी जिद। जरूरत क्या है? जरूरत है क़यादत ईमानदारी से काम ले। छोड़ दे, बड़ा पैसा कमा दिया है इन्होंने, ना जाए अदालतों में, बहुत कुछ है इनके पास, कुछ थोड़ी बहुत तो कुर्बानी दे उसके लिए, उस मर्दे हक, मर्दे मोमन, वक्त के वली के लिए, मासूम सीधे साधे आदमी के लिए, मुखलिस, कौम का मुकद्दर, नई नस्लों के मुस्तकबिल का अमानतदार इमरान खान, उसके लिए कोई कुर्बानी तो दो। इतना जुल्म किसी रियासत के अंदर
اتنی بے حیائی ریاستی سزا پر میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ میرا کوئی تجربہ ایسا ہو سکتا ہے یا مشاہدہ زندگی میں کوئی ایسا بھی ہوگا مجھے جو کچھ یہ میرے آس پاس ہو رہا اور لوگ راستے بھی نہیں نکالتے. عجیب معاملہ ہے. پہلے تحریک کی کوئی صورتحال مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ جناب رمضان آ گیا ہے, رمضان کے بعد پھر عید ہے, عید کے دن گزار لیں, پھر اس کے بعد کیا ہو جی گرمی بہت ہوگی ہے, تھوڑا سا موسم بدل لینے دیں, پھر کیا ہے جناب بقر عید آ گئی ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. اب کیا ہے محرم شروع ہو گئے, وہ بھی سارا سال کچھ نہ کچھ رہے گا. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, یہ نہیں دیکھنا پڑتا سردی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, چھاؤں ہے, بارش ہے, آندھی ہے. مقصد عظیم ہوتا ہے, مقصد بالا ہوتا ہے, اس مقصد کو لے کر نکلا جاتا ہے. پھر گرمی بھی نہیں لگتی, سردی بھی محسوس نہیں ہوتی, پھر فطرت بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی. اتنی بے ایمانی جچتی نہیں ہے اس کے ساتھ, ایسے شخص کے ساتھ. آئیے ناظرین اکرام اب ذرا پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی بات کر لیں. وہ کشمیر بھارت کے قبضے میں ہے اور یہ پاکستانی فوج کے قبضے میں. جب ہمیں ابھی شعور نہیں تھا, یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ تصویریں دکھایا کرتے تھے, اشتہار لگایا کرتے تھے, یہ کشمیر میں یہ ہو گیا, بھارت نے ظلم کر دیا, کشمیریوں کی شریں لگے ہوئے ہیں, کوئی ماں نے سینے سے لگایا ہوا ہے بچہ, وہ رو رہی ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں, دھواں ہے. یہ ہم دیکھتے دیکھتے جوان ہوئے اور پھر سمجھ آئی کہ یہ تو ان کا ایک حربہ ہے پاکستانی فوج کا, اپنے وجود کے جواز کو جائز ثابت کرنا, وہ عیش و عشرت کی زندگی, وہ مراعات, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مراعات, ان سب کے جواز کے لیے یہ مسئلہ کشمیر انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہ ہمیں سمجھ آ گئی. ابھی تک میرا خیال ہے کوئی 2-3 سال پہلے تک, یہ آصف منیر سے پہلے تک یہ سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی تھی. اب سمجھ آنا شروع ہو گئی لوگوں کو. ایک ذرا سوچئے ناظرین اکرام کہ کوئی فرق رہ گیا ہے جو کچھ بھارت ان کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے, انڈین کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے بھی 4 ہاتھ آگے گزر کے انٹرنیٹ بند ہے. مجھے فون آئے میرے دوستوں کے, ابھی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ ولاگ کرتے ہیں تو کبھی کشمیر پہ کیا ہی نہیں, یہاں کیا کیا ہو گیا. وہ جو انہوں نے کہانی مجھے بتائی ہے, وہ انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین جانو کہ جو کچھ وہاں ہوتا تھا اور ہمارا دل کرتا تھا, ہم چلے بھی جاتے تھے, سرحد پار کر کے مارے بھی گئے کشمیری جنہیں یہی فوج جہاد کشمیر کے لیے وہاں بھیجتی. کہا کہ خون کھولتا تھا جو سلوک بھارت کرتا تھا ان کے ساتھ. اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس سے بدترین سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو خبر ہے وہاں 300 لوگ مار دیے, کوئی کہتا ہے, اس نے کہا جی 17 لوگ تو لاشیں گھروں میں گئی ہیں نا, ہسپتال جانے نہیں دے رہے, جو زخمی تھے وہ 70 کے قریب تھے, ان تک رسائی نہیں دے رہے, جس کے رد عمل میں یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جگہ جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. یہ بغاوت پورے کشمیر کے اندر پھیل چکی ہے, بغاوت ہے, باقاعدہ بغاوت. اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے آزادی یا موت. ہاں ہاں ہاں, دیکھیے ذرا غور کیجئے ناظرین کرام, یہ جنرل آصف منیر کس مقام پر لے آیا ہے اس ملک کو, اس قوم کو, اس کے نظریات کو کس طرح قتل کیا ہے اس شخص نے. ایک شخص, اور وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں وردیاں پہن کے, بڑوے لگتے ہیں وہ سارے جنرلز. اب تو ان کی شکل دیکھ کر ایسے لگتا ہے ہیرا منڈی کے دلال بیٹھے ہوئے. ایک بندہ ہے بھائی جو ملک کا حالت یہ کر دے, پکڑو اسے لمبا کرو. یہ سارا میرا چیخنا چلانا رونا دھونا میرا ملک ہے, میرا گھر ہے, وہ ان کا کیا ہے؟ یہ تو یاش طبقہ ہے, یہ تو بنیے ہیں, یہ تو جھونکے ہیں. ناظرین کرام, ملک آپ کا ہے, یہ ملک میرا ہے, جس کو برباد یہ کر رہے. مبارک ہو اسے کہ وہ کام جو ہندوستان نہیں کر سکا 78 برسوں میں, اکیلے آصف منیر نے کر دیا ہے. وہی وہ میری پارٹی جس کی جڑوں میں میرا خون ہے, میری جوانی سرگرداں ہے کہیں, میرا مستقبل اس کی جڑوں میں پتہ نہیں کہاں گم شدہ ہے. اس پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ فوج ختم نہ کر پائی. آصف زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے, اس نے کہا میں ختم کر کے بتاؤں گا, بھی ختم کر دی, فنش. اسی طرح اس نے پاکستان کی سالمیت البقاء ختم کر کے رکھا. کشمیر کے اندر بھارت 100 سال بھی لگا رہتا تو کشمیریوں کو اس مقام پر کبھی نہیں پہنچا سکتا تھا ذہنی اور نظریاتی طور پہ, جس مقام پر آصف منیر اینڈ کمپنی نے پہنچا کے رکھ دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ گلگت بلتستان والے وہ ہضم کر کے ہیں؟ ناظرین کرام, میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ دوں, میرے رابطے ہیں. ہم اس دور سے ہیں کہ جب یہ سارا گلگت سارا بلتستان لا کے کیا کرتا تھا ہمارے ساتھ. آزاد کشمیر کے جتنے آپ بزرگ دیکھیں گے وہ سارے کلاس فیلوز ہوں گے ہمارے. گلگت بلتستان میں کوئی 60 سے پلس لے وہ ہمارے ساتھ پڑا ہوگا. تو رابطہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. انہوں نے کہا جی بھرے پڑے ہیں ہم. اور ایک اور بات انہوں نے کی ہے بڑی زوم ہے سی, انہوں نے کہا ہم کچھ کر کے دکھا دیں گے آپ کو. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کر کے, بات چپ کر دے, کر کے دکھا دیں گے. اب کیا کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر والے؟ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے, بھی لے جاؤ اپنی فوج واپس, ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنی فوج خود بنائیں گے. جی جناب, کیا
उठाओ चौकिया, हमें कोई खतरा नहीं भारत से, इधर मुंह करेगा हम देख लेंगे, वो कश्मीरी और हम कश्मीरी मिलकर लड़ेंगे अगर भारत ने, वो हमारा मसला है, आप अपनी चौकियां उठाए यहां से जाए, हमें आजादी चाहिए। मैंने पूछा, मैंने कहा यार वसाइल तो आपको, उन्होंने कहा छोड़े वसाइल, भूखे रह के जिंदगी गुजार लेंगे, तारीख के तालिब इल्म हो आप, मुझे कहा उन्होंने, आपको पता है कुछ भी नहीं होता, लेकिन अज़्म और इरादा वो कौमों को ले जाता है ऊपर, हम जाएंगे ऊपर। कहा हम तो ऐसे धोखे में पड़े हुए थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह करे। देखे ना मैंने क्या कहा था नाज़रीन इकराम, अभी ये वाक़या तो नहीं हुए थे, मैंने कहा था उसके मुंह में खाक डाल देनी चाहिए जो कहेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी ये बलूचिस्तान बनाएंगे, ये केपीके बना के रख देंगे, यही हम इनसे बचा ले वही काफी। तो बहुत गंभीर सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, लेकिन अफसोस ये है कि कौम ऐसे होता नहीं था, नहीं होता, और इससे आधा भी जुल्म ज्यादती, ये जो मुल्क के साथ इस तरह कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करता था तो लोग बाहर आ जाया करते थे। अब ये सूरत हाल, इस सब कुछ के बावजूद एक जमूद, एक सकूत, एक हैबत, एक वहशत, एक दहशत, खामोशी, ये बहुत खौफनाक है और बहुत मुज़िर है नाज़रीन इकराम। सोचिए जरा, मैं तो आवाज देता हूँ जनरेशन जी को, वो भाई देखो अपने आसपास देखो, किस किस जगह बाहर निकले 3-3 दिन में तख्त उल्ट के रखती हैं। निकलो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूलों से बाहर निकलो, जो यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज से फारग हो चुके हैं बाहर फिर रहे हैं, निकलो आप बाहर, निकलो सारे नौजवानों जिनका मुस्तकबिल ही कोई नहीं रह गया पाकिस्तान के अंदर, निकलो सारे, नहीं तो बस अल्लाह मालक है। अब आइए नाज़रीन इकराम, मुझसे पूछा गया है मुझसे कि हमें समझ नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुआहदा हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मुआहदा वादा कोई नहीं हुआ, मुआहदा होगा भी नहीं। ट्रंप ने अपनी जान छुड़वाई है, नेतन्याहू का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाए अक्टूबर में, याद रखिए जो मैं कह रहा हूँ, नास्ट्राडामस नहीं हूं मैं, बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा, उसकी कबूलियत मकबूलियत वो भी आई हुई है 20-22 पे, अक्टूबर में इंतखाबात हैं, हार के वो जाएगा। लिहाजा जो सबक दे दिया है ईरान ने, अब मुंह नहीं करेंगे इधर ज्यादा देर तक, लेकिन अक्टूबर तक ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह कोई ऐसी गड़बड़ करे, एमओयू जो साइन हुआ है अमेरिका को कूदना पड़े, इसके इम्कानात हैं। याद रखिए, मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ, हाँ देखिए, एमओयू में ये शामिल है शिक कि लुबनान और इजराइल के दरमियान भी कोई फायरिंग, कोई तबादला किसी गोले का, बारूद का, मिसाइल का नहीं होगा। और सबसे अहम जो नुक्ता है जिसमें अकड़ जाएगा इजराइल, जो नहीं होगा कि जनूबी लुबनान के जितने इलाके उसने कब्जे में ले रखे हैं उनका कब्जा छोड़े और अपना असलहा, अपने टैंक और अपनी फौज वापस ले जाए। जी जनाब, ये आपको याद होगा कि मैं कह चुका हूं आपको नाज़रीन इकराम, मेरे अल्फाज आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि मैंने जब सारी सूरत हाल पे कमेंट्री की थी तो मैंने कहा था कि आप सोच रहे होंगे मुझसे कि मैं बताऊंगा होगा क्या। मैंने कहा अपनी जान छुड़ाएगा, उसके बाद मुंह नहीं इधर करेगा। इसका हशर भी बुरा होने वाला है इसमें नवंबर के महीने। आप देखिए इस तरह उड़ेगा जिस तरह धूल उड़ती है, उड़ जाएगा ये भी। या अगली आने वाली इंतजामिया कभी ये वो नहीं करेगी, ये गलती नहीं करेगी। इजराइल में भी रजीम चेंज हो जाएगी अक्टूबर के बाद, वो भी जरा देखेंगे आराम से। वो जो ग्रेटर इजराइल का उनका था तस्वर, वो अब चिकनाचूर किया है ईरान ने, वो हो गया है चिकनाचूर। ये चिकनाचूर करने आए थे ईरान को, हिस्सों बोहरों में बांट के रख देंगे 2-4 दिन में, समझ आ गई नहीं। बस ये समझिए कि सादे लफ्जों में कि ये जंग, ये तबाही, ये बर्बादी, ये नुकसान, ये जानों का नुकसान, क़यादत का नुकसान, लेकिन उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने ईरान को इस पूरे रीजन के अंदर एक ताकत और कुव्वत के तौर पे ऐसे ला सामने खड़ा किया है। इस हित्ते और इस इलाके की अब तारीख भी बदलेगी और ताल्लुकात की तारीख भी बदलेगी। नाज़रीन, ट्रंप दोबारा कभी मुंह नहीं करेगा इधर, सियासत से आउट हो जाएगा और अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर, बिल्कुल बेड़ा गर्क करके उसने रखा है रिपब्लिकन का। अगला इलेक्शन बड़े भारी मार्जिन से डेमोक्रेट जीतेंगे, तो वो ये गलती नहीं दोहराएंगे। इजराइल भी अपनी जख्म चाटेगा कोई 2-2.5 दहाइयों तक, उतनी देर तक ईरान अपनी मुश्त को दुरुस्त करके एक ताकत की हैसियत से उभरेगा। अक्सर मैं कहा करता था कि देखो ईरान पर हमला करेगा, खुदा के बंदो, ईरान के बाद वो पाकिस्तान है टारगेट। अब पाकिस्तान महफूज कर दिया अल्लाह ने ईरान के जरिए। नाज़रीन इकराम, मेरी मारूजात का इख्तिताम यही होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस चैनल को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, लोगों तक इसकी रीच टोटल जीरो कर देने के लिए वो जो 42 अरब रुपए का इन्होंने फायरवॉल सिस्टम खरीद रखा है, आप यकीन जान लीजिए नाज़रीन इकराम, मुझे फेवर देके यकीन कर लीजिए कि सबसे ज्यादा फोकस, बावजूद कुछ वजूहात जिनके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अहमियत किसी को मिल जाएगी, मेरे चैनल पे पूरे का पूरा फोकस। बस इसकी आवाज बंद करो। इस आवाज को जिंदा रखने के लिए आपके ताउन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर किया करें, लाइक भेजा करें, और बाकी जो जो कुछ भी तरीका है कार हो सकते हैं किसी चैनल को आगे बढ़ाने के,
یا اسے حفاظت میں لینے کے وہ سارے ذرائع استعمال کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے لیے بھی دعا گو رکھیے۔ اللہ حافظ۔